नमस्कार। अब हम देखेंगे कि जो अभी एप्लीकेशन हमने बनाया है, उस एप्लीकेशन को समझेंगे और देखेंगे इसमें क्या-क्या कर सकते हैं। इसमें कहा है कि ASP.NET इज़ अ फ्री वेब फ्रेमवर्क। सबसे पहली बात है कि ये फ्री है जो आपको समझ में आ गया और उसके बाद ये वेब फ्रेमवर्क। वेब फ्रेमवर्क यानी कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपको बहुत कम मेहनत से एक सिस्टमैटिक वेबसाइट बनाने में मदद करता है। और इस फ्रेमवर्क को कैसे समझेंगे, ये हम जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा फ्रेमवर्क क्या चीज़ है। फॉर बिल्डिंग ग्रेट वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस। अब ये दोनों में फ़र्क क्या होता है, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस। अगर आप इसे गूगल करके ढूंढना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, अ वेबसाइट प्रोवाइड विजुअल एंड टेक्स्ट कंटेंट दैट द यूजर कैन सी एंड रीड बट नॉट अफेक्ट इन एनी वे। यानी कि एक वेबसाइट जिसमें कि आप किसी वेबसाइट के पेजेस को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, पर उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी उसके कंटेंट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। In case of a web application, the user can not only read the page content but also manipulate data on this page. इसके अंदर हम जब डेटाबेस से अटैच करते हैं या डेटा से अटैच करते हैं तो हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि इससे पहले आपने एप्लीकेशन में देखा कि हमने नया आइटम मास्टर बनाया था, हमने नए ट्रांजैक्शंस किए थे और वो उसी हिसाब से देख पा रहे थे हम लोग। तो यानी कि हम कंटेंट को विजुअल कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये फ़र्क होता है दोनों में कि एक वेब एप्लीकेशन और एक वेबसाइट में। यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब आपने देखा कि मैंने कहा था कि इसमें हम HTML सीखेंगे, तो HTML का प्रीमियर हम करेंगे कि HTML है क्या और उसके अंदर बेसिक चीज़ें क्या होती हैं जो कि हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। CSS क्या होती हैं और जावास्क्रिप्ट क्या होती हैं। लेकिन इसको करते हुए हम जैसे-जैसे प्रोडक्ट को हम जैसे-जैसे इस एप्लीकेशन को बनाएँगे वैसे-वैसे हम इसको सीखते चले जाएँगे। अब आते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो में। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा ये विजुअल स्टूडियो का सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। आपको याद होगा जब हम इसे क्रिएट कर रहे थे तो इसने हमसे पूछा था कि क्या आप सॉल्यूशन और प्रोजेक्ट, अब इसमें इसे हम प्रोजेक्ट बोलते हैं और इसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उसने पूछा था कि अलग-अलग फ़ोल्डर में रखना चाहेंगे? मैंने कहा था हाँ, रखना चाहेंगे। सबसे पहले हम इसके फ़ोल्डर के आर्किटेक्ट को समझते हैं, इसका आर्किटेक्चर को समझते हैं, फ़ोल्डर्स कैसे बनाता है और कैसे रखा है। तो इसके लिए हम राइट क्लिक कर सकते हैं और हम इसके ऑप्शन है ओपन फ़ोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, इसमें चले जाते हैं और हम देखते हैं कि ये हमारा एप्लीकेशन है जो डेवलपमेंट के लिए उसने बनाया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मेरा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर सॉल्यूशन का फ़ोल्डर है। इस सॉल्यूशन के फ़ोल्डर के अंदर ये मेरा प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि हम एक ही सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते होंगे। हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। जब हम नया प्रोजेक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो हम हमेशा इसमें ऐड और न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं या कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट जो कि स्टैटिक हो सकता है जैसे अभी आपने समझा था, या कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हो उसको आप इसमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि प्रोजेक्ट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। अब इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं, इसके फ्रेमवर्क को समझते हैं। इसने हमें एक फ्रेमवर्क बना के दिया है, उस फ्रेमवर्क को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट ASPX। अब इसको अगर आप एक्सपेंड करें, जब भी हम कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, तो हमेशा आपके सामने जो आता है वो है डिफ़ॉल्ट ASPX। अगर मैं इसके आगे लिख दूं डिफ़ॉल्ट
डॉट ASPX, तो आप देखेंगे वही पेज आपके सामने आया है। और वो पेज दरअसल में ये है जो आपके सामने दिख रहा है। इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो दरअसल में देखेंगे कि ये एक फाइल ना होकर 3 फाइलें हैं। और अगर हम इसको अपने एक्सप्लोरर में देखें तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट ASPX है, ये डिफ़ॉल्ट ASPX.CS है और ये ASPX.designer.cs है। ये 3 फाइलें मिला करके मुझे एक एप्लीकेशन बना के दिखा रहा है। हम इन तीनों फाइलों को समझते हैं। दरअसल में जितने भी HTML कोड्स लिखने होते हैं जो कि प्रेजेंटेशन में काम आता है, यानी कि आपके सामने आता है, वो सब इसमें लिखा जाता है, इस ASPX पेज में लिखा जाता है। और जितनी प्रोग्रामिंग कोडिंग होती है उसको हम इस डिफ़ॉल्ट ASPX.CS लिखा है जिसके आगे, यानी कि C# के अंदर लिखा जाता है। अब अगर हम C# यूज़ करते हैं तो आता है CS, अगर हम विजुअल बेसिक यूज़ करते हैं तो लिखा आता है VB। प्रोग्रामिंग हमें इसमें लिखना होता है। अब हम एक काम करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें यहाँ पर लिखा है ASP.NET और ये सब कहाँ लिखा है, हम इसे पढ़ते हैं। अगर आप देखें, अब चूंकि आपको हो सकता है कि HTML के बारे में पता हो, अभी हम थोड़े दिन में समझेंगे कि HTML क्या होता है, लेकिन अगर आप देखें इन सबको इग्नोर करते हुए, ASP.NET इज ए फ्रेमवर्क, जो कुछ लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है। और अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमारा पेज भी चेंज होगा। करके देख लेते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं माई कमेंट ऑन ASP.NET। इसे सेव करते हैं और अब इसको हम अपने पेज में जाके देखेंगे। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं एप्लीकेशन पे तो वो पेज को रिफ्रेश करेगा, और पेज को रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं लिखा है माई कमेंट ऑन ASP.NET। तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर H1 टैग यानी कि हेडर जो कि बड़ा लिखा आता है, अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ तो मेरा ये थोड़ा छोटा हो जाएगा साइज। और इसको हम देख लेते हैं एक बार, ये साइज वाकई में छोटा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए छोटा हो गया है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ये एप्लीकेशन नेम कहाँ से लिखा आ रहा है, ये मीनू कहाँ से लिखा आ रहा है, और फिर हम देखेंगे कि ये फुटर में ये कहाँ से लिखा आ रहा है, जो हर पेज पे रहता है हमारे पास, चाहे वो अबाउट पेज हो चाहे वो कॉन्टैक्ट पेज हो। इसी फाइल को हम दोबारा स्टडी करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि ऊपर सबसे पहले लिखा है पेज के डायरेक्टिव्स। पेज के डायरेक्टिव्स के अंदर लिखा है होम पेज। ये दरअसल में ये टाइटल है मेरे पास। अगर आप देखेंगे जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिखा आता है होम पेज और माई ASP.NET एप्लीकेशन। तो इसको देखते हैं, ये लिखा है होम पेज, मेरा टाइटल है। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ कि मेरा घर, मैं जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ, देखते हैं क्या लिखता है। और मैं अगर इस पर फिर दोबारा क्लिक करूँ तो अब देखते हैं यहाँ लिखा आ गया मेरा घर। इसे हम वापस होम पेज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बटन कैसे आया है। तो ये बटन आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है एंकर ए एंड देन लर्न मोर, और इसके बाद कुछ लिखा है यहाँ पर। इनको समझने के लिए हम सबसे पहले HTML समझते हैं, जो कि इसका बेस है।
ये प्राइमर होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। जिनको HTML आता है वो इसको आगे का स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो देख सकते हैं। HTML में हम कैसे वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, यूज़ करेंगे HTML को। और HTML दरअसल में स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि टैग्स या एलिमेंट्स पे बेस करता है, जिसे हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप बोलते हैं। इट इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। जितने भी वेब पेजेस बनते हैं सबका एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है और उसे हम बोलते हैं HTML। यानी जितने भी वेब पेजेस आप देखेंगे सब में HTML होता है। इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। दरअसल में ये हमें, जब हम किसी वेब पेज को देखते हैं या बनाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि गाड़ी अगर है, कोई कार है तो किसी चेसिस पे बेस्ड होता है, और उस चेसिस के बेस पर पहिए लगे होते हैं या कंपोनेंट्स लगे होते हैं, पार्ट्स लगे होते हैं, ऊपर शेड लगा होता है, हुड लगे होते हैं, कांच वगैरह, दरवाजे वगैरह सब उसी चेसिस में फिट होते हैं। तो ये हमें एक स्ट्रक्चर बना के देता है वेब पेज का। इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। जो स्ट्रक्चर बनता है और जो इसके अंदर कंपोनेंट्स लगते हैं उन सभी को हम एलिमेंट्स बोलेंगे। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि HTML का डॉक्यूमेंट क्या होता है। उसके लिए हमें किसी भी एक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। मान लीजिए एक ये HTML पेज है, और अगर मैं कभी गूगल भी करता हूँ या किसी भी पेज को विजिट करता हूँ और उसके मैं व्यू सोर्स पेज में चला जाता हूँ, तो आपको दिखता है यहाँ पर कुछ लिखा हुआ चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट डॉक टाइप HTML एंड देन HTML समथिंग। तो आपने देखा कि ये दरअसल में HTML पेजेस होते हैं। मैं इसके वेबसाइट चला जाता हूँ इसके, ये देखिए यहाँ भी वही लिखा है डॉक टाइप HTML और फिर HTML और समथिंग। दरअसल में ये सारा कुछ जो भी आपको दिख रहा है, दिस इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब तक तो आपको ये समझ में आ गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। अब हम बात करते हैं ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, जो अभी आपने देखा था, यानी कि इससे स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप देखेंगे इस पेज की भी स्टार्टिंग इसी से हुई है, और अगर आप अपने डिफ़ॉल्ट AX पेज को देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ तो दिख नहीं रहा है। इसका कुछ और रीज़न है, इस पे हम बाद में आएंगे। और अगर हम कोई HTML पेज बनाएं तो देखते हैं बना के, इस पे हम राइट क्लिक करते हैं और एक ऐड करते हैं, और ऐड करके एक हम HTML पेज बनाते हैं। अगर इसको क्लिक करते हैं तो हमसे एक नाम पूछता है, मैं इसका नाम हेल्प रखता हूँ फॉर एग्जांपल। मैं इसे कुछ हेल्प पेज बनाना चाह रहा हूँ। अब ये मेरे सामने कुछ स्ट्रक्चर लेके आए हैं। अब ये है स्ट्रक्चर जो अभी बात कर रहे थे हम, कि जिसमें हम अपने कार के साथ हमने जैसे अभी कंपेयर किया था, ये स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर में आप देखेंगे शुरुआत होता है हमेशा डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक टाइप, और इसको लिखने का तरीका ये होता है। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग तो हमारी इससे होती है। फिर दूसरी बात है कि HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगिंस विद HTML दिस एंड दिस। इनको हम टैग्स बोलते हैं या HTML एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर हम, तो ये हैं हमारे पास HTML के एलिमेंट्स, ये टैग्स हैं। शुरुआत भी हुआ है और उसका खत्म भी हुआ है। ऐसे ही ये भी एक और एलिमेंट है, हेड है और स्टार्ट हुआ है और खत्म हुआ है। और ऐसे ही बॉडी है एक एलिमेंट, स्टार्ट हुआ है और खत्म हुआ है। खत्म होने का हमें पता चलता है जब यहाँ फॉरवर्ड स्लैश लगता है।
तो आपने देखा कि हर एलिमेंट का एक स्टार्ट और एक एंड टैग लगता है और इसका स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा ही रहेगा, यानी कि HTML स्टार्ट होगा, हमेशा HTML एंड होगा। हर पेज में एक हेड होगा एरिया और एक बॉडी होगा एरिया। अभी इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे कि ये दोनों क्या चीजें होती हैं। द विजिबल पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज बॉडी। अब कहते हैं कि जब कोई चीज विजिबल होता है किसी पेज का पार्ट, उसे हम बोलते हैं बॉडी। मान लीजिए मैं लिख देता हूं दिस इज माई बॉडी, और यहां मैं लिखता हूं दिस इज अ टाइटल। अब इसको हम सेव करते हैं और एक बार देखते हैं ये कैसा लगता है दिखने में। तो मैं इसे एक बार बंद कर लेता हूँ, स्टॉप कर लेता हूँ, और आपको जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं कंट्रोल F5 दबाऊं तो ये मेरे लिए विदाउट एनी डीबगिंग एक मोड में खोल देता है मुझे एक्सप्लोरर। इसे ओपन करने देते हैं। अब देखिए दिस इज माई बॉडी, जो कि आपके सामने पेज में आता है जैसे मैंने ही बताया था। दिस इज ए टाइटल, अब देखते हैं ये यहाँ आता है, दिस इज ए टाइटल। तो अब इतना तो समझ में आ गया कि जो हम बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं एलिमेंट के अंदर, वो हमारे पास पेज के रूप में सामने आता है। HTML element is everything from the start tag and end tag। जैसे कि मैंने बताया था कि एक स्टार्ट टैग होगा और एक एंड टैग होगा, यानी HTML अगर स्टार्ट था HTML एंड होगा। इसी तरह से अगर मैं हेडर की बात करूं, H1 अगर है स्टार्ट तो उसका एक H1 एंड भी होगा स्लैश लगा के। इस तरह से पैराग्राफ का भी था। अब हम देखते हैं एक बार, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ H1 और मैं अगर इसे बंद करता हूँ इस तरह से, देखिए ऑटोमेटिकली मेरे पास ये एंड टैग आ जाता है, जो कि ये विजुअल स्टूडियो का एक फीचर है। मैं इस पर लिख सकता हूँ हेड 1। अगर मैं इसे सेव कर लूँ और मैं अगर इसको अपने वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ हेडर 1 के टाइप में आ गया, बड़ा बोल्ड आया है हमारे पास। ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिखूँ P यानी पैराग्राफ और लिख दूँ कि दिस इज अ पैराग्राफ और इसे सेव करके देखें कैसा लगता है देखने में। देखिए इस तरह से लगता है देखने में। तो आपने देखा कि मैंने भी हेडर एलिमेंट लिखा और पैराग्राफ एलिमेंट लिखा, ऐसे और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, ये हम अभी करेंगे। एक एक्सेप्शन है, इसे हम बोलते हैं ब्रेक लाइन। अगर से फॉर एग्जांपल कभी अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं, मैं कुछ लिखता हूँ आपके सामने, जैसे मान लीजिए मैंने कॉन्टिन्यूस में कुछ लिख दिया, से मैं किसी एक गूगल के पेज से कुछ सर्च कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं कुछ मैटर यहाँ से उठा लेता हूँ इतना सारा, और मैं अब यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसको। अब जब भी पेस्ट करूँगा तो ये मैटर कुछ इस तरह से आएगा, बड़ा सा लिखा हुआ। अब मैं इसे जरा एक बार देख लेता हूँ कैसा लगता है देखने में। इसमें हम चले जाते हैं और ये देखिए इस तरह से आ रहा है। अगर आप चाहें कि यहाँ से लेकर के और इसके बाद यानी यहाँ पर एक लाइन एंटर होकर नीचे की तरफ आ जाए तो आप यहाँ पर ब्रेक यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप लिखते हैं ब्रैकेट बिगिन BR, और अगर आप इस तरह से 2 बार टैब दबा देंगे तो इस तरह से आ जाता है, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं स्लैश और ये ग्रेटर देन का निशान लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा देखते हैं, इससे लाइन को ब्रेक करने को मिलता है। देखते हैं कैसा आता है। मैंने किया, देखिए यहाँ पर लाइन ब्रेक आ गया। अगर आप चाहें यहाँ पर ब्रेक देना, बेशक आपने यहाँ पर ब्रेक नहीं दिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी एक ब्रेक देना है तो मैं यहाँ पर भी एक BR टैग लगा सकता हूँ। अब अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर भी एक
देखिए यहाँ पर भी आ गया। यानी आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पर लाइन का ब्रेक रखता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे लिए जैसे अगर देखें यहाँ पर ओरिजिन ऑफ टुडे, अगर हम इसे देखें तो देखिए ओरिजिन ऑफ टुडे के साथ में ये कॉन्टिन्यूस में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ब्रेक हमें एलिमेंट्स को पढ़ता है और उसी हिसाब से काम करता है। तो मैं अगर यहाँ पर कर दूँ से फॉर एग्जांपल H4 या 3 और इसे मैंने बंद किया और इसको मैं अगर मैं यहाँ पर कर दूँ आगे तो क्या होगा देखते हैं। ये उधर चला गया एक। अब इसको देखते हैं कैसा आता है। इसे मैंने सेव किया और इसे मैंने देखा तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है। तो अब आपको एटलीस्ट ये समझ में आ गया है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हम इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं। ऑल एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट br। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं उसको देखते हैं। एट्रीब्यूट्स दरअसल में इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू अबाउट द एलिमेंट। इट ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। इट यूजुअली कम इन द नेम वैल्यू पेयर। अब इसका क्या मतलब है इसको देखते हैं। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं। हम एक बहुत सिंपल सा एक तरीका है, हम इसको देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एंकर टैग यूज़ करना चाहूँ। एंकर टैग क्या होता है कि कभी आपने देखा होगा कि कई बार वेब पेज में एक हाइपर लिंक बना होता है, जैसे यहाँ बना हुआ है। इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ और आता है आपके सामने। ये देखिए इस तरह से आता है। और जैसे कि अलग किसी भी हम करते हैं, कई बार ऐसे अंडरलाइन सा आता है लिखा हुआ, और हमारे वेब पेजेस में कई बार आते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइपर लिंक। तो उसको हम किसी एंकर से जोड़ते हैं। तो इसको हम बनाते हैं, कुछ ऐसे लिखूँ मैं अगर उसकी जगह, जैसे ए, और ये इसका एट्रीब्यूट है। यानी कि आपको ये तो समझ में आ गया कि एंकर ए जो है वो तो है एलिमेंट, और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, जिसका एक नाम है href। href क्या करता है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट देता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ https://google.com, और मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार, और यहाँ पर हमें देना पड़ता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, विजिट गूगल। अब इसको देखते हैं ये कैसा लगता है देखने में। देखिए इस तरह से नज़र आ रहा है। और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे गूगल पे लेके जाएगा। तो यानी कि आपने समझ लिया कि इसे हम बोलते हैं एंकर। तो अब आपने देखा कि हम किसी के साथ एट्रीब्यूट जोड़ सकते हैं। एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक इमेज को इसके साथ जोड़ते हैं। मेरे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में मैंने एक इमेज डाउनलोड किया हुआ है। आप किसी भी इमेज को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, और मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं कम से कम कोड लिखूंगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो इसकी शुरुआत है, समझ लीजिए कि हमने एक इमेज किया है। अगर आप कहेंगे कि ये सब तो आपने नहीं किया, तो ये भी हम करेंगे कि हम कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमने कुछ इमेज पेस्ट किया है, इसे सेव कर लेते हैं और एक बार इसको व्यू करके देखते हैं। मैंने इस कैंडल को डाउनलोड करके किया है, देखते हैं कैसा लगता है देखने में। ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है देखने में। अब मैं चाहूँ तो इसके साइज को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मुझे साइज को कंट्रोल करना है तो मुझे इसके विड्थ और इसके हाइट को मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं अगर लिखता हूँ विड्थ और इसे 100 पिक्सल, और हाइट लिख देता हूँ से 100 पिक्सल, तो देखते हैं कैसा लगता है देखने में। इसको मैंने अभी रिफ्रेश किया तो ये 100 आया। तो अगर इसको आप सेट करना चाहें किसी और तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम इनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि एट्रीब्यूट्स के अंदर एक नेम और उसका एक वैल्यू होता है। यानी कि उस
एट्रीब्यूट का नाम ये है और उसका वैल्यू ये है, उसका नाम ये है और उसका वैल्यू ये है। द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट, इन सब के अलावा हम एक इसके स्टाइल को भी कर सकते हैं एज ए एट्रीब्यूट। अब स्टाइल के लिए क्या कर सकते हैं, स्टाइल का फायदा क्या होगा वो तो हम बाद में देखेंगे, पर कर क्या सकते हैं, हमें उसके लिए लिखना पड़ता है एट्रीब्यूट का नाम स्टाइल, और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी और ये कॉलन लगाना पड़ेगा और एक वैल्यू लगाना पड़ेगा, और उसको एंड करने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर आप एक और प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिखना चाहें तो। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एक काम करके देखते हैं, इसके बॉडी के स्टाइल को चेंज करते हैं। अभी तक तो आपने देखा था कि ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब अगर इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो हम करके देख सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं स्टाइल, और देखिए इस तरह से पूछ रहा है क्या स्टाइल डालना चाहते हैं। मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, देखिए BAC के लिखते ही अपने आप ही आता जा रहा है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या, कलर, तो बैकग्राउंड कलर। अब इसमें कलर भी है, देखिए ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड कलर, इमेज, मैंने कहा कलर। अब मैंने बोला था कि सेपरेटर होगा कॉलन। अब मैं क्या लिखना चाहता हूँ, कलर, क्या कलर देना चाहता हूँ, तो इसमें देखिए बहुत सारे कलर्स का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। अगर आप जो कलर लेना चाहें, अगर आप कहते हैं बर्ली वुड कलर करना है तो आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं और इसको देखते हैं, देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब अगर इसमें हम एक और प्रॉपर्टी जोड़ें, स्टाइल प्रॉपर्टी, तो हम एक एट्रीब्यूट और जोड़ सकते हैं, जैसे कि हम इसके फ़ॉन्ट टाइप को भी बोलना चाह रहे हैं तो हम कह सकते हैं फ़ॉन्ट एंड फैमिली, यानी किस फैमिली का फ़ॉन्ट होगा, और उसमें से मैं जिसमें एरियल आता हो, या से फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ, इस वाले फैमिली को, जिसमें कि इनमें से कोई फैमिली का फ़ॉन्ट यूज़ हो सकता है। एक बार इसको हम सेव करते हैं और एक बार देखते हैं कैसा लगता है देखने में। अब देखिए चेंज हो गया, क्योंकि इससे पहले क्या नज़र आ रहा था आपको, इससे पहले आपको जो सिस्टम था वो टाइम्स रोमन था, अब ये चेंज हो गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम मल्टीपल स्टाइल ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी एक जैसे इस हेडर के प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस H3 का कलर चेंज करना चाहूँ, इसके मैटर का, तो मैं लिख सकता हूँ स्टाइल, और इसके अंदर दे सकता हूँ कलर एंड देन से ऑरेंज। हालांकि ऑरेंज अच्छा नहीं लगेगा, इसके ऊपर कर देता हूँ पर्पल, और इसे सेव करके देखते हैं कैसा लगता है देखने में। देखिए इस तरह से नजर आएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हम स्टाइल को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी लिखते हैं और उसका एक वैल्यू लिखते हैं। अब बात करते हैं कि हमने अपने वेबसाइट में लिखा था कि हम HTML और CSS को करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को एक बार हम कंट्रोल F5 से रन करते हैं और इसके होम पेज को देखते हैं। इसमें हमें इसके होम पेज को देखने के लिए, आपको पता है कि पहला पेज डिफ़ॉल्ट होता है। ये इसका डिफ़ॉल्ट पेज है। तो हमने देखा कि HTML क्या होता है। अगर हम चाहें तो इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, आपको ये तो समझ में आ गया कि स्टाइल शीट क्या होता है। सेटिंग ऑफ अ स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट कैन बी डन विद द स्टाइल एट्रीब्यूट, जैसे कि अभी हमने स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ किया था। अब होता क्या है कि जब आपने मान लीजिए इस पेज पे कुछ स्टाइल आपने सेट किया है, लेकिन पूरे वेबसाइट के अंदर एक जैसा
करने के लिए आपको हर बार जाके ये स्टाइल लगाना पड़ेगा, यानी हर पेज पे जाके आपको स्टाइल लगाना पड़ेगा, और जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक स्टाइल किसी को पसंद नहीं आता है, तो पूरे वेब पेजेस के अंदर जितने भी वेब पेजेस हैं, जितने भी एप्लीकेशन के अंदर पेजेस काम कर रहे हैं, सब में वही स्टाइल चाहिए होता है। तो उस केस में इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो हमें ये कई बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल शीट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल स्टाइल शीट जो होता है वो डिफाइन करता है स्टाइल शीट किसी एक HTML पेज के लिए, यानी कि सिर्फ इसी पेज के लिए ये स्टाइल मेरा कई बार इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी एक डेफिनेशन मैं एक जगह पे कर दिया करता हूँ, और वो है हेड सेक्शन के अंडर। इसको अभी करके देखते हैं, तो भी समझ में आएगा। किसी स्टाइल को इस्तेमाल करने के लिए, इंटरनल स्टाइल को, हमें लिखना पड़ता है स्टाइल, और इसका स्टार्ट टैग और एंड टैग होना चाहिए। इसके बाद इसके अंदर जितने स्टाइल्स हम लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने के लिए हमें उस एलिमेंट का नाम देना पड़ता है जिस एलिमेंट का हम स्टाइल बनाना चाहते हैं। से एग्जांपल बॉडी लिख देता हूं मैं, बॉडी का एलिमेंट होगा, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे अब लिखना पड़ेगा क्या स्टाइल हम देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं बैकग्राउंड कलर बर्लीवुड देना चाहता हूं, तो मुझे इसके अंदर वो लिखना पड़ेगा इस तरह से कुछ। अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो इस बॉडी का जो कलर होगा वो होगा बर्लीवुड। अभी हम इसको थोड़ी देर में देखते हैं। और अगर हम चाहें कि अपने हेडर 1 का कलर सेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं H1 और फिर वही कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर फॉर एग्जांपल कलर, और सेपरेटर के लिए यूज़ करना पड़ेगा ये, और मैं लिख देता हूँ से रेड। और अगर मैं चाहूँ अपने पैराग्राफ के लिए भी कुछ सेट करना, तो मैं उसके लिए वो भी कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अपने पैराग्राफ के लिए फ़ॉन्ट फैमिली कुछ और करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली, और इसके लिए मैं दे देता हूँ से अल्जेरियन, कुछ अलग नज़र आएगा। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। देखिए मैंने स्टाइल शीट हटा दी है, कोई स्टाइल शीट नहीं है, कोई स्टाइल नहीं है, सॉरी, मैंने इसका स्टाइल हटा दिया, और ऐसे ही H3 का स्टाइल रहने देता हूँ, और इसके अलावा P के ऊपर कोई स्टाइल लगा नहीं हुआ है। अब इसको हम देखते हैं कैसा लग रहा है देखने में। हम अपने पेज में जाते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर कोई स्टाइल सेट नहीं किया है। अगर आप देख सकते हैं कि मैंने P के अंदर जो हमारा बॉडी है उसका कोई स्टाइल सेट नहीं किया है, फिर भी वो कलर आ रहा है जो हमें यहाँ पर लिखा था। अगर हम चाहें तो एक बार और चेंज करके देख लेते हैं, बर्लीवुड की जगह कोई और कलर चूज कर लेते हैं जो हमें पसंद आ सकता है। हम्म, से ये कलर ले लेते हैं, देखते हैं कैसा लगता है देखने में, ऑलिव ग्रीन। और इसको हमने चेंज किया, देखिए पूरे पेज का कलर चेंज हो गया, और इसका कलर ये आ गया, इसका फ़ॉन्ट इस तरह से आ गया। अगर हम चाहें कि हेड 1 जितनी बार भी इस्तेमाल हो रहा हो और वो इसी कलर में ही आए, तो हम क्या करना पड़ेगा हमें, अब चूंकि यहाँ डिफाइन कर चुके हैं हम, तो हम यहाँ पर जब भी लिखेंगे हेडर 1, मैं लिख देता हूँ से यहाँ पर H1, और कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ लिखूँगा दिस
is another H1। देखते हैं, तो इसको मैंने किया। अब देखिए यहाँ भी वही कलर आ रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से स्टाइल शीट हमारा काफ़ी सारा मेहनत कम कर देता है। अब ये तो था इंटरनल जिसे हम बात कर रहे थे। ये इंटरनल कैस्केडिंग स्टाइल शीट है जिसको हमने डिफाइन किया था हेड के अंदर स्टाइल एलिमेंट करके। अब अगर एक्सटर्नल करते हैं तो हमें एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी और उस फाइल का एक लिंक हमें अपने HTML पेज में ऐड करना है। बस देखते हैं। हम एक काम करते हैं, हम दो पेजेस बनाते हैं। एक पेज तो इसको रहने देंगे और एक और पेज बनाते हैं। राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं और एक HTML पेज बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे पेज 1 और एक और पेज बना देते हैं जिसका नाम रखेंगे पेज 2 और एक और पेज बना देते हैं जिसका नाम रखते हैं पेज 2। ऐड और पेज 2। अब दोनों में कुछ मैटर लिख देते हैं अपने लिए और यहीं से कॉपी कर लेते हैं वो मैटर। हमने यहाँ रख दिया और एक काम और करते हैं, कोई भी स्टाइल नहीं रखते हैं, सब स्टाइल्स हटा देते हैं। अब इसमें कोई स्टाइल नहीं है कहीं पर भी, प्लेन हो गया हमारा। और इसको लिख देते हैं टाइटल इसका पेज 1 ताकि हमें याद रहे पेज 1 है। और दूसरे का हम सेम वैसे ही कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं और इसका नाम पेज 2। अब एक बार इनको देख लेते हैं कैसा लग रहा है देखने में। तो मैं यहाँ लिखूंगा पेज 1.html, ये ऐसा लग रहा है। और अगर पेज 2 देखते हैं तो ऐसा लग रहा है, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, एक हम अलग से फाइल बनाते हैं और उसके अंदर इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। और उस फाइल को हम रख लेते हैं कंटेंट के नाम से, एक फोल्डर है उसमें रख लेते हैं। ये टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, कहीं भी रख सकते हैं। और यहाँ ऐड करके मैं इसका नाम स्टाइल शीट रख देता हूँ। ये स्टाइल शीट है, SNM रख देता हूँ, सोमनाथ मुखर्जी। अब इसने एक आपके लिए फाइल क्रिएट कर दिया snm.css और इसके अंदर वो बॉडी टैग के लिए पूछ रहा है और मैं इसके अंदर अभी कॉपी कर चुका हूँ और इसमें से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। बस इतना ही। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पेज के अंदर अगर मैं यहाँ पर इस फाइल का रेफरेंस ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, लिंक बना देता हूँ इस तरह से और सेव करता हूँ पेज 1 में, तो देखते हैं क्या होता है। पेज 1 को रिफ्रेश करते हैं, पेज 1 अपने आप चेंज हो गया। और अगर आप कहें कि पेज 2 नहीं हुआ। ऐसे ही अगर मैं पेज 2 में भी कर दूंगा ड्रैग एंड ड्रॉप, सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, देखिए दोनों में ये आ गया। अगर आप चाहें कि आपका कस्टमर कहता है कि ये दोनों कलर ना, हमें ये कलर नहीं चाहिए, हमें येलो चाहिए, तो आप यहाँ पर अपने जो स्टाइल शीट है उसमें अगर आप इसको येलो कर देंगे, से येलो ग्रीन कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने येलो ग्रीन कर दिया है और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हर पेज में वही मिलेगा मुझे, येलो ग्रीन, ये आप देख सकते हैं। तो ये तो रहा एक आइडिया कि हम कैसे कैस्केडिंग स्टाइल शीट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं इसका बेनिफिट हमें कहाँ मिलता है और
इसके लिए हम बूटस्ट्रैप को समझते हैं। अब अगर आपको CSS के बारे में और भी कुछ जानकारी करनी है, लेनी है, तो आप W3 स्कूल में चले जाइए। वहाँ आपको CSS के ऊपर पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी। ये है CSS के ऊपर। और अगर HTML के लिए चाहिए ट्रेनिंग, तो आपको यहाँ पूरी HTML की ट्रेनिंग मिल सकती है। आप इसमें स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आते हैं बूटस्ट्रैप में। अगर हम इस पे लिखते हैं बूटस्ट्रैप, आपके लिए एक गेट बूटस्ट्रैप के नाम से एक वेबसाइट आता है। दरअसल में ये आपको फ्री में CSS फाइल देता है, और अगर आप CSS फाइल को पढ़ना चाहें, डाउनलोड करना चाहें, देखना चाहें, इसमें बहुत सारे थीम्स होते हैं। थीम्स के बारे में अभी बात करेंगे, बट एग्जाम्पल्स अगर देखना चाहें तो आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और एग्जाम्पल्स डाउनलोड भी हो जाते हैं टेस्टिंग के लिए। ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी सारे। अब ये आप देखेंगे, मैं आपके सामने कई सारे ला रहा हूँ इस तरह से एक के बाद एक। जैसे नेविगेशन बार के ऊपर पूरा एग्जाम्पल है ये, आप कभी भी देखना चाहें। अलग अलग टाइप के नेविगेशन बार, ये कैसे काम कर रहा है, ये अगर आप इसके टेक्स्ट में जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा। अगर आप इसके डॉक्यूमेंट को व्यू करना चाहते हैं तो इसके डॉक्यूमेंट को भी व्यू कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक आसान तरीका और भी होता है। मैं पहले तो आपको दिखा दूं कि मैं ये बूटस्ट्रैप के बारे में क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि दरअसल में इनबिल्ट मेरे पास ये बूटस्ट्रैप फाइल मिलता है जब भी मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, और ये वही कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल है जिसके अंदर देखिए बहुत सारे आपके पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स स्टाइल के बने हुए हैं, जिसका इस्तेमाल आप करते हैं। अब देखते हैं एक बार कि हमने इसका इस्तेमाल कैसे किया हुआ है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपने डिफ़ॉल्ट फाइल में जाते हैं। अब चूंकि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि डिव क्या होता है, और डिव के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं। डिव एक एलिमेंट होता है, और डिव का फ़ायदा होता है जब हम कभी भी किसी ग्रुपिंग करना चाहते हैं किसी एक चीज़ को, तो हम इसको डिव में करते हैं। डिव के अंदर डिव भी हो सकते हैं, हम जिसको बोलते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स, नेस्टेड डिव्स। इस डिव के अंदर डिव हैं, और प्रॉपर्टी हम एक डिव का सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं, ये क्लास लिखा है और जंबोट्रॉन लिखा है, ये कहाँ से आया है। अगर आप डिफ़ॉल्ट ASPX में अगर आप इसके बूटस्ट्रैप के थीम में जाएंगे, बूटस्ट्रैप में जाएंगे CSS फाइल में, और यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे, अगर आप बूटस्ट्रैप के इसमें सर्च करेंगे, देखिए जंबोट्रॉन के लिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। पैराग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, प्रॉपर्टी सेट किया है, और हेडर इस तरह से आएगा, आपको ये दिख रहा होगा। इसमें बहुत सारे टैग्स और भी हैं जो अभी आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, जैसे जैसे काम करेंगे हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किस तरह से किया है। बूटस्ट्रैप हमें एक CSS फाइल देता है, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था आपको, और उसके अंदर काफ़ी सारे बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं एट्रीब्यूट्स। जैसे ये बटन, देखिए बटन एक क्लास है, इसको हम ढूंढते हैं तो देखिए ये बटन डिफ़ॉल्ट में एक ये कलर बता रहा है कि बैकग्राउंड कलर क्या होगा। ये सफ़ेद होगा बैकग्राउंड कलर, क्योंकि इसका मतलब वाइट होता है। ऐसे इस पे कलर कुछ लिखा होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें इसके होम पेज में दिखता है। वाइट कलर का लिखा होगा फोरग्राउंड, बैकग्राउंड होगा इसका ब्लू। तो ये इस तरह से इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कलर है। इसी तरह से अगर आप चाहें कि ये वाला कलर ग्रीन करना चाहते हैं तो आप इसे ग्रीन कर सकते हैं। इसको हम करके देखते हैं।
मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसको डिफ़ॉल्ट की जगह किसी एक कलर को डिफ़ॉल्ट की जगह सक्सेस कर दूँ और इसको सेव करते हैं और देखते हैं। देखिए इसका कलर ग्रीन हो गया। अब आप कहेंगे ये सब मुझे कैसे मालूम कि ये ग्रीन होगा? ये अगर आप बाद में स्टडी करेंगे बूटस्ट्रैप के फाइल को, उसके कलर्स को, जैसे अगर मैं इसके आगे लिख दूँ सक्सेस, तो इसका कलर क्या होगा? अगर आप इस कलर को चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन कलर है। और एक और आसान तरीका है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं वो दिखा देता हूँ। वो है कि अगर आप बूटस्ट्रैप की जगह लिखेंगे बूट्स वॉच, और बूट्स वॉच में अगर आप /3 करेंगे, अब ये /3 क्यों किया है? उसका कारण ये है कि अगर आप देखें बूटस्ट्रैप फाइल की जो वर्जन है वो है 3। तो अगर आप 3 का वर्जन देखेंगे और उसमें थीम में जाएंगे और किसी भी एक थीम को क्लिक करेंगे, मैंने इसे क्लिक किया। अब इसमें काम करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखिए ये कलर आ रहा है आपके सामने, ये हमारे पास नेविगेशन बार है। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पर ये हमारे बटन्स के कलर हैं। अगर आप देखना चाहें कि ये सक्सेस ग्रीन है और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए बता रहा है कि अगर सक्सेस है, मेरा सक्सेस बटन ग्रीन था, तो उसके लिए मुझे क्या एट्रीब्यूट्स लिखना पड़ता है। तो ये बड़ा हैंडी और आसान तरीका है समझने के लिए। जैसे वार्निंग के लिए ऑरेंज लिखा हुआ है, और इसको देख लेते हैं वार्निंग कैसे लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वार्निंग जो है, देखिए ये नीचे आ गया वार्निंग। वार्निंग कलर किस तरह ड्रॉप डाउन एंड दिस कलर, ये ऑरेंज कलर में आएगा। तो इस तरह से आप इनको स्टडी कर सकते हैं अपने लिए कि वार्निंग का क्या कलर होता है, आपको समझ में आ रहा है। तो ये तो था छोटा सा प्राइमर, जिसको कि जिससे आपको एक तो समझ में आया है बूटस्ट्रैप क्या होता है और कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। थीम क्या होता है? थीम होता है ये सेट, जिसमें कि कलर इस तरह से नज़र आएंगे, फ़ॉन्ट इस तरह से नज़र आएंगे और टाइपोग्राफी यानी फ़ॉन्ट इस तरह से नज़र आएंगे। टेबल्स जब हमारे पास डिस्प्ले होंगी तो किस तरह से नज़र आएंगे, फॉर्म्स किस तरह से नज़र आएंगे, किस कलर कॉम्बिनेशन में, और पेजेस के नेविगेशन किस कलर में नज़र आएंगे, और इस तरह से लेबल्स किस तरह नज़र आएंगे। प्रोग्रेस बार जो आप कई बार देखते हैं प्रोग्रेस बार नज़र आता है, तो वो किस तरह से नज़र आएंगे। अगर आप देखें इसके प्रोग्रेस बार को, तो ये अगर आप कहीं पर लगा देंगे, मान लीजिए मैंने इसे कॉपी किया और अपने जो हमने एक पेज बनाया था, एक बार एक काम करते हैं उस पेज में चले जाते हैं। ये है अपना पेज 1, और अगर मैं यहाँ पर ये पेस्ट कर दूँ और देखते हैं कि ये क्या करता है। और अगर मैं अपने पेज में जाऊँ और इसे रिफ्रेश करूँ तो ये काम नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर इस बूटस्ट्रैप का लिंक यूज़ नहीं किया, हमने यूज़ किया हुआ है इस एसएनएम वाले को। तो मैं अगर इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ और अगर मैं अब इसको ड्रैग कर लूँ यहाँ पर, देखते हैं क्या करता है। और मैंने इसे किया, देखिए ये आ गया, आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। तो अगर हम अब एक काम करते हैं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये जो अच्छा सा थीम है, इस थीम को डाउनलोड करें और अपने यहाँ लगा लें? कर सकते हैं। आप इसे क्लिक कीजिए और उसके बाद बूटस्ट्रैप सीएसएस में जाइए, इसमें जो कुछ भी है इसे कॉपी कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो इसी के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है कि एक नया फाइल बना लीजिए जिसका नाम अपने हिसाब से रख लीजिए। जैसे मैं रख लेता हूँ इसका नाम सेरुलीन, क्योंकि ये वहाँ पर सेरुलीन के नाम से ही है सेव किया हुआ है। तो मैंने इसको किया और इसके अंदर अब मैंने इसे पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। अब अगर मैं इसकी जगह सेरुलीन यूज़ करूँगा, से फॉर एग्जांपल मैंने अब कहा
कि मैं इसमें सेरोलीन यूज़ करना चाहता हूँ। तो देखते हैं, क्लिक किया, अब देखिए कुछ चेंज हो गया। अब आते हैं कि अगर हम इस तरह से ना करना चाहें कि हर पेज पे ये इस तरह से हम लिखें, और हम तो ऐसे परेशान हो जाएंगे हर पेज पे क्लिक करते हुए रखते हुए, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए। तो उसके लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसको हम थोड़ा सा टाइम लगा के समझते हैं। इसमें एक होता है बंडल डॉट कॉन्फिग फाइल। इसको अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि जो CSS फाइल इस्तेमाल होगा वो ये है। अगर मैं इसको कॉपी करके इसको मैं कंट्रोल के C से ब्लॉक कर दूं और इस जगह पे लिख दूं सेरुलीन और मैं सेव कर दूं, तो अब क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। मैं इसे अब कंपाइल करके सेव करता हूं। कंपाइल करना मत भूलिएगा वरना ये काम नहीं करेगा। अब क्या करेगा, मेरे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो कुछ भी टैग्स लगे हुए हैं सबका कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देगा, फ़ॉन्ट चेंज कर देगा, पूरा थीम चेंज कर देगा। आपके सामने दिख रहा होगा, इसका ऊपर ब्लैक था थोड़ी देर पहले तक, देखिएगा यहाँ पर ये ब्लैक था, अब ये क्या हो गया है, कलर चेंज हो गया है। ये बटन का कलर चेंज हो गया है, जो पहले किसी और तरह से दिखता था अब किसी और तरह से दिखने लगा है। तो ये पूरी थीम चेंज हो गई है, अब सब जगह थीम चेंज हो गई है। तो आज का ये अब तक जो कुछ मैंने बताया है, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से CSS और HTML का इस्तेमाल किया है। आज के लिए इतना ही, अगली बार तक के लिए नमस्कार।